नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने इस छोटे से YouTube वीडियो में। जिस आज़ादी का आनंद हम आज ले रहे हैं वह आज़ादी हमें इतनी भी आसानी से नहीं मिली थी। इस आज़ादी के लिए हमारे देश के लाखों हजारों लोगों ने एक झटके में जान गंवा दिया। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड का। क्या हुआ था उस दिन, क्यों एक झटके में हजारों लोगों की जानें चली गई थी? क्या जान लेने वाले को हमने ऐसे ही छोड़ दिया या फिर हमने भी बदला लिया? तो ये सारी बातें बताऊंगा आज की इस छोटे से वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस जंग की शुरुआत 10 मार्च 1919 को ही हो गया था, जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट के मुताबिक अगर कोई भारतीय रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करते हुए पकड़ा जाता है तो उससे बिना कुछ पूछे समझे उसे 2 साल की जेल दे दी जाएगी। इस एक्ट के मुताबिक ब्रिटिश सरकार के हर वो पुलिस के पास ये छूट थी कि वो खुलेआम गोली चला सकती इन लोगों पे। महात्मा गांधी ने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट और काला कानून का नाम दे दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, इस एक्ट का हमारे भारत देश में काफ़ी जोरों शोरों से विरोध किया जा रहा था। इस रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 मार्च 1919 को महात्मा गांधी ने नेशन वाइड सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसको हम रॉलेट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इस सत्याग्रह में गांधी जी समेत देश के कई सारे नेताओं द्वारा इस रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए इसे वापस लेने का मांग किया गया। यहाँ हर चीज़ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन वह दिन भी आया जब हमारे देश के 2 महान लीडर जो इस सत्याग्रह को लीड कर रहे थे, उनमें से थे एक डॉक्टर सतपाल और एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। इन दोनों लीडर के गिरफ्तार होने के बाद पंजाब के लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला था। इसके बाद लोगों ने जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन करने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, ये वही जलियांवाला बाग है जहाँ पे हजारों लोगों की एक झटके में जान ले ली गई थी। क्या हुआ था उस दिन आखिर इस जगह पे? वह दिन था 13 अप्रैल 1919। पंजाब के अमृतसर में स्थित इस जलियांवाला बाग में पंजाब के लोग बहुत ही धूमधाम से बैसाखी का पर्व मना रहे थे और कुछ लोग बैसाखी के शुभ अवसर पे शांतिपूर्ण तरीके से जनसभा का आयोजन कर भारत की आज़ादी की बात कर रहे थे। इन लोगों को इस बात का थोड़ा भी खबर नहीं था कि इनका खुशी एक झटके में मातम में बदल जाएगा। इस 13 अप्रैल को हो रही जनसभा का आयोजन का पता ब्रिटिश सरकार को पहले ही लग चुका था, जिसके कारण उन्होंने भी अपना पूरा तैयारी करके रखा था। दोस्तों, अभी तक जलियांवाला बाग में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन अब एंट्री होती है उस दरिंदे की जिन्होंने एक झटके में सब लोगों की जान ले ली। वह कोई और नहीं, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर था, जो कि अपने सैन्य टुकड़ियों के साथ बाग के अंदर घुस जाता है और बाहर निकलने की सारी दरवाजे को बंद करवा देता है। जनरल डायर को सैन्य टुकड़ियों के साथ देखकर लोगों में डर की आक्रोश पैदा हो जाती है और सभी लोग डर के मारे उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन इस दरिंदे के मुँह से कुछ और नहीं, केवल एक ही शब्द निकलता है, वो था फायर। इसके फायर बोलने के बाद गुरखा के जवान जलियांवाला बाग में उपस्थित सभी लोगों पे गोलियों की बरसात करना चालू कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुरखा के जवानों के द्वारा केवल 10 मिनटों में लगभग 1600 राउंड फायरिंग की गई थी। फायरिंग की आवाज़ तभी रुकती थी जब इनके बंदूकों की गोलियां ख़त्म हो जाती थी। दोस्तों, आप समझ सकते हैं उस समय का दृश्य कैसा होगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए दीवार पर चढ़ के कूदना चाह रहे थे। कुछ लोग अपना जान बचाने के लिए उस बाग में उपस्थित कुआं में कूद के जान बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो असमर्थ रहे। ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ये बताया जाता है कि लगभग 200 लोग इसमें घायल हुए और 379 लोग की जान चली गई, लेकिन रियल में ये आंकड़ा कुछ और ही था। रियली में ये बताया जाता है कि इस फायरिंग के दौरान लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई और 2000 लोगों से भी ज़्यादा इसमें घायल हुए। जनरल डायर की दरिंदगी के बाद पूरा जलियांवाला बाग खून से भर गया। चारों तरफ लाशें ही लाशें दिख रहे थे, लेकिन इसी लाशों के बीच हमारे देश के एक ऐसे नौजवान बच गए जो कि आने वाले दिनों में इसका बदला लेने वाले थे। दोस्तों, वो कोई और नहीं, शहीद आजम उधम सिंह थे, जिन्होंने 21 साल बाद इस हत्याकांड का बदला लिया। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, जो इस हत्याकांड का रियल गुनहगार था, उसका 1927 में एक बीमारी से खुद ब खुद मौत हो गया। लेकिन उधम सिंह ने किसको मारकर इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया, आइए आगे वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसका जांच पड़ताल माइकल ओ डायर ने किया, जिसमें जनरल डायर अपनी सफाई देते हुए ये कहते हैं
कि बाग में भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, अगर मैं उस पर गोली नहीं चलवाता तो वो मुझे मार देते, जो कि मार्शल लॉ के खिलाफ था। जनरल डायर कहता है, मैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए गोली चलाने का आदेश दिया था। माइकल ओ डायर जनरल डायर की सफाई से संतुष्ट थे। दोस्तों, फिर इस घटना का जांच लाहौर के हंटर कमीशन द्वारा किया गया, जिसमें जनरल डायर को अच्छा साबित करते हुए उन्हें प्रमोशन दिया गया। और एक बात और कहा गया कि अब जनरल डायर इंडिया में रह के काम नहीं करेंगे, उन्हें ब्रिटेन जाके ही काम करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का नाम एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। मैं बता दूँ, जिन्होंने गोली चलवाया था उनका नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर, और माइकल ओ डायर उस टाइम के वहाँ पे पंजाब के गवर्नर के पोस्ट पे थे, जिन्होंने इस घटना का जांच पड़ताल किया था। दोस्तों, अब बात आती है उधम सिंह की, किस तरीके से इन्होंने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। इस घटना के वक्त उधम सिंह महज छोटे बच्चे थे, लेकिन उनके सर से माता पिता का साया उठने के बाद उनके अंदर प्रतिशोध का भावना जल रहा था। दोस्तों, उधम सिंह जी को पता चल गया था कि इस घटना के दूसरे आरोपी माइकल ओ डायर अभी जिंदा है, जो कि अभी लंदन में है। उधम सिंह जी सबसे पहले गदर पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद उन्होंने बढ़ई का काम शुरू कर दिया। बढ़ई का काम करके कुछ पैसे इकट्ठा किए और लंदन जाने की तैयारी शुरू कर दिया उन्होंने। दोस्तों, उधम सिंह जी सबसे पहले अमेरिका गए और अमेरिका के रास्ते होते हुए उन्होंने लंदन का सफ़र तय किया। लंदन पहुंचने के बाद उधम सिंह जी ने एक होटल में काम किया और वहां से भी कुछ पैसे इकट्ठा किए। पैसा इकट्ठा करने के बाद उधम सिंह जी एक पिस्तौल खरीदे और निकल पड़े माइकल ओ डायर की तलाश में। दोस्तों, भारत से लंदन का सफ़र तय करने में उधम सिंह जी को 21 साल का वक्त लग गया। फिर 1940 का वो समय आया जब कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी का मीटिंग होने वाला था, जिसमें माइकल ओ डायर भी आया था। फिर क्या था, उधम सिंह जी निकल पड़े कैक्सटन हॉल की तरफ अपने एक छोटे से पिस्टल के साथ। उधम सिंह जी हॉल में पहुंचकर माइकल ओ डायर का स्टेज पे आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहाँ सोचने वाला बात यह है कि उधम सिंह जी ने एक छोटा सा पिस्तौल हॉल के अंदर लेके गए तो गए कैसे। दोस्तों, उधम सिंह जी ने एक मोटे से किताब को पिस्तौल के आकार में काट कर उसके अंदर पिस्तौल छुपा के हॉल के अंदर ले गए थे। और जैसे ही माइकल ओ डायर स्टेज पे अपना भाषण देने के लिए आया, उधम सिंह जी ने एक के बाद एक 3 गोली उनके सीने में उतार दिया। लेकिन वहां से उधम सिंह जी भागे नहीं, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और उन्होंने कहा कि 21 साल बाद मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया। दोस्तों, वह दिन था 31 जुलाई 1940, जिस दिन उधम सिंह जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाती है और यहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड का कहानी समाप्त होता है। आशा करता हूं कि जलियांवाला बाग के बारे में समझाई गई बातें आप सभी को समझ में आई होगी। दोस्तों, इसी तरीके के वीडियो के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लाऊं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।